नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप। मैं डॉक्टर विकास शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। मित्रों, पिछले 2 व्याख्यानों में हमने महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के संदर्भ में बात की थी, जिसमें उनका जीवन परिचय, उनके समय की परिस्थितियाँ और उनके दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया था, जिसमें रन का सिद्धांत और स्वर्णिम युग का सिद्धांत प्रमुख था। आज हम उसी कड़ी के तहत अगले व्याख्यान में कन्फ्यूशियस के राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विचारों का अध्ययन करेंगे कि कन्फ्यूशियस ने राजनीतिक दृष्टिकोण से किन सिद्धांतों, किन विचारों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। कन्फ्यूशियस के प्रमुख राजनीतिक विचार। कन्फ्यूशियस का राजनीतिक दर्शन चीनी राजनीतिक दर्शन की प्रथम सीढ़ी या उसकी शैशवावस्था भी माना जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संभवतया कन्फ्यूशियस प्रथम महान चीनी दार्शनिक थे, जिन्होंने इतने विस्तार से राजनीतिक विचारों के ऊपर, राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर और राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा की। कन्फ्यूशियस का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन उसके यंग यानी स्वर्ग और यिंग यानी पृथ्वी के दर्शन, आदर्श राजा के लक्षण, सद्गुणी व्यक्ति के लक्षण, सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्यता आदि बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता है। ये उनके प्रमुख सिद्धांत रहे, एक तो यंग और एक यिंग, ये यानी पृथ्वी। कन्फ्यूशियस का यह विचार बहुत क्रांतिकारी था कि राजा की श्रेष्ठता मात्र आनुवंशिक उत्तराधिकारी से प्रमाणित नहीं होती है। कोई कहे कि जैसे राजा का बेटा राजा है और फिर उसके बाद में उसका बेटा राजा, यानी आनुवंशिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है। तो कन्फ्यूशियस राजा की श्रेष्ठता उसके आनुवंशिक उत्तराधिकार में नहीं मानता, अपितु ईश्वरीय नैतिकता के पालन से ही उसका औचित्य सिद्ध होता है। आप भले ही आनुवंशिक रूप से उत्तराधिकारी हो, राजकुमार हो, राजा हो, लेकिन ईश्वरीय नैतिकता आपके शासन में, आपके विचारों में कितनी है, ये इससे सिद्ध होगा कि आप राजा बनने के योग्य हो या नहीं हो। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उसकी 2 विशिष्ट रचनाएं हैं, जो मैंने आपको पहले बताई। एक तो सुचिड़ और एक सिचिड़। सुचिड़ पुस्तक में उन्होंने प्राचीन चीनी शासकों के क्रियाकलापों का ऐतिहासिक वर्णन करते हुए एक आदर्श सम्राट के कर्तव्य, नीतियों एवं गुणों पर विस्तार से प्रकाश डाला। ये सुचिड़ पुस्तक इन्होंने जो चीन में जो राजनीतिक व्यवस्था, जो सत्ता चली आ रही थी शासकों के मध्य, अलग अलग वंशों के मध्य, तो उनका इतिहास, उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उनके क्रियाकलापों का विस्तार से वर्णन किया और फिर उसके आधार पर उन्होंने सम्राट के कर्तव्य, नीतियों, गुणों और उनके अवगुणों, इन सब पर उन्होंने विस्तार से अपने दर्शन में चर्चा की। कन्फ्यूशियस की दूसरी रचना सिचिड़ में उसने नैतिक आदर्शों का उल्लेख किया, जिन्हें वह राजनीतिक समाज में लागू करना लाभदायक समझते हैं। कन्फ्यूशियस के प्रमुख राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं। यानी पहली जो पुस्तक है सुचिड़, उसमें उन्होंने जो राजाओं का ऐतिहासिक क्रियाकलाप था, उनके वंशों की ऐतिहासिक स्थिति थी, उनके आदर्श, उनके सद्गुण, उनके सिद्धांतों पर चर्चा की। और जो दूसरी पुस्तक है सिचिड़, इस पुस्तक में उन्होंने नैतिक आदर्शों का उल्लेख किया। सम्राट या राजपद की आवश्यकता। कन्फ्यूशियस सम्राट या एक प्रदेश में एक ही शासक की स्थिति को नितांत आवश्यक मानता है। यानी वह अलग अलग स्तरों पर सत्ता के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। जैसे यहाँ एक सामंत अपनी सत्ता चला रहा है, वहाँ दूसरा सामंत चला रहा है, या यहाँ ये कह दीजिए कि ये प्रदेश स्तर का एक छोटा राजा, फिर दूसरा राजा। तो वह कहता है कि ये अलग अलग सत्ता के केंद्र ये राज्य के हित में नहीं है। तो वो एक सम्राट की बात करता है, एक वृहद राज्य की बात करता है।
कन्फ्यूशियस कहते हैं कि अंतरिक्ष में दो सूर्य नहीं है, अतः जनता की भी दो शासक नहीं हो सकते। अंतरिक्ष में दो सूर्य नहीं है क्योंकि जनता की भी दो शासक नहीं हो सकते हैं। चीन में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था में अनेक प्रकार के दोष उस समय व्याप्त थे, जैसे भ्रष्टाचार, षड्यंत्र, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करके उनको मार डालना, उनको ठिकाने लगा देना, राज्य के विखंडन की चर्चा या राज्य के विखंडन की बात आदि प्रमुख हैं। वह सामंतवाद में सुधार कर केंद्रीय सत्ता की स्थापना करना चाहता था ताकि सामंतों को अनुशासन में रखा जा सके। यानी ये जो सामंती व्यवस्था चीन में चली आ रही थी उससे कन्फ्यूशियस सहमत नहीं थे और कन्फ्यूशियस उसके पक्षधर नहीं थे। मैंने आपको बताया कि कन्फ्यूशियस वृहद राज्य की बात करते थे जिसमें एक सम्राट हो और वह सम्राट सारे राज्य को, सारे देश को नियंत्रित करे, संचालित करे, लेकिन वह नैतिकतापूर्ण तरीके से। आगे उसकी भी चर्चा हम करेंगे। सम्राट या राजपद ईश्वरीय संस्था, ये दूसरा बिंदु है। कन्फ्यूशियस के अनुसार समस्त नैतिकता का स्रोत स्वर्ग है और उसका अधिपति ईश्वर है। सम्राट स्वयं ईश्वर का एक प्रतिनिधि यानी एक कृति है। यानी यूँ कह दीजिए कि ये जैसे अपने देवी राज्य के देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है ना, जिसमें राजा ईश्वर की कृति माना गया है, तो लगभग उसके समकक्षी बात ये कन्फ्यूशियस यहाँ कर रहा है। अर्थात सम्राट या राजपद ईश्वरीय कृति है। कन्फ्यूशियस ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ब्रह्मांड में तीन विशिष्ट शक्तियाँ विद्यमान हैं। ब्रह्मांड में तीन विशिष्ट शक्तियाँ विद्यमान हैं, स्वर्ग, सम्राट एवं प्रजा। ब्रह्मांड में तीन विशिष्ट शक्तियाँ, एक तो स्वर्ग, एक सम्राट एवं प्रजा। इन तीनों में वह स्वर्ग को सर्वोपरि मानते हैं क्योंकि उसका स्वामी ईश्वर होता है, इसलिए स्वर्ग को सर्वोपरि मानते हैं। उसके बाद में क्रमशः वह सम्राट और फिर प्रजा को स्थान देता है। सम्राट चूंकि ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का अवतार है, ईश्वर की कृति है, तो इसलिए सम्राट को दूसरे स्थान पे और फिर प्रजा को तीसरे स्थान पर कन्फ्यूशियस रखता है। सम्राट के दायित्व एवं कार्य। कन्फ्यूशियस के अनुसार सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसे ईश्वरीय नियमों का पालन करते हुए प्रशासन करना चाहिए। ईश्वर का प्रतिनिधि है तो ईश्वरीय नियम, नैतिकता के नियम, उच्च सदाचार के नियम, उच्च सत्यता के नियम, उनका पालन करते हुए प्रशासन करना चाहिए। कन्फ्यूशियस के अनुसार ईश्वरीय कानून के तीन प्रमुख लक्षण होते हैं। ईश्वरीय कानून के उन्होंने तीन प्रमुख लक्षण बताए। पहला जैन को उन्होंने लोक कल्याण कहा। दूसरा ये को उन्होंने औचित्य कहा और तीसरा ली यानी अनुष्ठान, यानी लोक कल्याण, औचित्य और अनुष्ठान। जैन, यी और ली, ये उन्होंने कहा। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि एक आदर्श राज्य में लोक कल्याण में वृद्धि करना सम्राट का प्रमुख दायित्व होना चाहिए। आदर्श राज्य की बात करता है और उसमें भी वह लोक कल्याण की बात करता है, और लोक कल्याण में वृद्धि करना, लोक कल्याण करना सम्राट का मुख्य दायित्व उन्होंने बताया, क्योंकि सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि है। कन्फ्यूशियस के अनुसार, कन्फ्यूशियस कहते हैं कि एक सम्राट के हृदय में अपनी प्रजा के प्रति ऐसा वात्सल्य भाव होना चाहिए जैसा कि माता के हृदय में अपने बच्चों के प्रति होता है। यानी सम्राट बिल्कुल विशाल हृदयी होना चाहिए, सहृदयी होना चाहिए और अपनी प्रजा के प्रति बिल्कुल वात्सल्य, पितृत्व भाव, मातृत्व भाव रखना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसा माँ अपने बच्चों के प्रति रखती है। एक आदर्श राज्य में सम्राट का आचरण सम्राट के पद के अनुरूप होना चाहिए। सार रूप में अपन कह सकते हैं, जो कन्फ्यूशियस ने भी कहा कि एक आदर्श राज्य में एक आइडियल स्टेट, आइडियल वेलफेयर स्टेट की अवधारणा जो उन्होंने दी, उसमें राजा में या सम्राट में अपने पद के अनुरूप आचरण होना चाहिए। यानी बहुत उच्च पद है तो उच्च पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे पिता में पिता के अनुरूप और पुत्र में पुत्र के दायित्वों के अनुरूप आचरण होना चाहिए, उसी प्रकार राजा में राजा के दायित्वों और उसके पद की गरिमा के अनुरूप आचरण होना चाहिए। ऐसा
कन्फ्यूशियस अपने सिद्धांतों में कहता है। सम्राट पर नियंत्रण। कन्फ्यूशियस केंद्रीय सत्ता का समर्थक था, किंतु निरंकुश शासन का नहीं। कन्फ्यूशियस का कहना है कि जब भी सम्राट नैतिकता के मार्ग से हटता है तो शासन और राज्य का पतन सुनिश्चित है। जब भी सम्राट नैतिकता के मार्ग से हटता है तो शासन और राज्य का पतन सुनिश्चित है। उन्होंने सम्राट के आचरण को सब प्रकार से मर्यादित एवं अनुशासित रखने का समर्थन किया है। सम्राट के आचरण को सब प्रकार से मर्यादित और अनुशासित रखने का समर्थन किया है, क्योंकि प्रजा सम्राट के आचरण का अनुगमन करती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सम्राट का आचरण बिल्कुल उच्च मर्यादित होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, जनप्रिय होना चाहिए, उदाहरणीय होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए, क्योंकि जनता सम्राट को देखती है और जैसा सम्राट करेगा, जैसा उच्च पदाधिकारी राज्य में करते हैं तो जनता, अधिकांश जनता उनको फॉलो करती है, उनके आचरण का अनुगमन करती है। तो अगर नकारात्मक आचरण होगा तो जनता नकारात्मकता की तरफ जाएगी, और अगर आचरण सकारात्मक होगा तो जनता का भाव भी सकारात्मक होगा। सम्राट के आचरण के प्रमुख नियम। कन्फ्यूशियस सम्राट के आचरण के नियमों का प्रतिपादन करने वाला संभवतः प्रथम दार्शनिक है जिनकी तुलना भारत की कौटिल्य से की जाती है, क्योंकि काल की दृष्टि से कौटिल्य कन्फ्यूशियस के बाद में आते हैं, लेकिन इतने वर्षों पूर्व वो भी चीन में, क्योंकि चीन में वैसे ही राजनीतिक चिंतकों का अभाव है और वहाँ कन्फ्यूशियस इतने वर्षों पूर्व सम्राट के आचरण के नियमों की बात करता है, तो ये एक अच्छी बात है, तारीफ प्रशंसनीय बात है। पहली, सम्राट को शासन कार्य में जैन यानी लोक कल्याण, ये यानी औचित्य और ली यानी अनुष्ठान की नीति का पालन करना चाहिए। इन तीनों नीतियों का पालन करना चाहिए, जैन, यी और ली, लोक कल्याण, औचित्य और अनुष्ठान की नीतियों का पालन करना चाहिए। सम्राट को योग्य, सद्गुणी और अनुभवी मंत्रियों की नियुक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चापलूसों की नियुक्ति करे, जैसे अपने मनु, कौटिल्य, शुक्र अपने सप्तांग सिद्धांतों में बताते हैं कि अमात्य ऐसा होना चाहिए जो योग्य हो, सद्गुणी हो, अनुभवी हो, व्यवहारिक हो, जनप्रिय हो, ज्ञानी हो। ऐसा नहीं हो कि चापलूस हो, राष्ट्रद्रोही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्राट का स्वयं का आचरण अपने पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। ये बात भी कन्फ्यूशियस कहते हैं कि सम्राट जैसा आचरण रखेगा उसका पूरा इफेक्ट जनता पर और शासन के अन्य पदाधिकारियों पर पड़ता है। सम्राट को शासन के संचालन के लिए 5 प्रमुख नीतियों को अपनाना चाहिए। कन्फ्यूशियस ने 5 प्रमुख नीतियां बताई। 5 प्रमुख नीतियों को अपनाना चाहिए सम्राट को शासन के संचालन के लिए। पहली, सम्राट को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, क्योंकि पैसों की खजाने की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। दूसरा, अधिकारियों को उनकी क्षमता के अनुरूप काम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम ही नहीं और उसको काम दे दिया जाए और वो कुंठित हो जाए, वो उल्टा उसमें कार्य करने की भावना ही खत्म हो जाए, क्षीण हो जाए। तो अधिकारियों को उनकी क्षमता के अनुरूप काम देना चाहिए, उनकी रुचि के अनुसार काम देना चाहिए। सम्राट को लालच से बचना चाहिए, सम्राट को कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर जिस राज्य का सम्राट ही लालची हो जाएगा तो वह राज्य तो ऐसे ही गर्त में चला जाएगा। सम्राट में अहंकार वृत्ति नहीं होनी चाहिए, अहंकार का भाव होना चाहिए। जहां अहंकार आ गया, जहां घमंड आ गया, वहां उस राज्य का पतन होना निश्चित है। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। सम्राट को क्रूर आचरण से बचना चाहिए, अत्याचारी नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए, जनता को कष्ट देने वाला नहीं होना चाहिए, बजाय कष्ट देने के जनता से प्यार करने वाला होना चाहिए राजा को। तो ये सम्राट को क्रूर आचरण से बचना चाहिए। ये 5 इन्होंने नीतियां बताई जिनसे शासन को श्रेष्ठतम तरीके से चलाया जा सकता है। कन्फ्यूशियस के अनुसार सम्राट को 4 दोषों का हमेशा त्याग करना चाहिए। 4 दोषों का त्याग करने की बात उन्होंने कहा कि जो मानवीय गलतियां हैं, मानवीय दोष हैं जो हर व्यक्ति में आ जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूशियस कहते हैं कि इन दोषों से सम्राट को बचना चाहिए। पहला, अपने अधीनस्थों के दमन का त्याग करना चाहिए। कभी भी अपने अधीनस्थ लोगों का दमन नहीं करना चाहिए, वरना शासन में गुटबाजी हो जाएगी और
गुटबाजी शासन सत्ता को छीन कर देगी, गुटबाजी शासन सत्ता को बिल्कुल पतन की ओर ले जाएगी। अधीनस्थों को हानि पहुंचाने का भाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अपने अधीनस्थों को कभी भी हानि पहुंचाने का भाव नहीं होना चाहिए, हमेशा उनके लाभ की बात होनी चाहिए। और अगर उनके लाभ की बात करेंगे तो वो और ज़्यादा मन से दिन दुना रात चौगुना वो काम करेंगे राज्य के लिए और राजा के लिए। अपने अधीनस्थों को कार्य का उचित पुरस्कार समय समय पर देना चाहिए। अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसकी वहीं प्रशंसा करिए और उसको सार्वजनिक मंच पे भी पुरस्कृत करिए, ताकि उसमें कार्य करने की प्रेरणा जगेगी और उसको पुरस्कृत होते हुए अन्य लोग देखेंगे तो उनमें भी अच्छा काम करने की, राज्य के हित में काम करने की प्रेरणा आएगी। तो ये पुरस्कार समय समय पर देना। और अगर मान लो कोई व्यक्ति राज्य विरुद्ध काम करता है तो उसको दंड भी देना चाहिए, और दंड भी उसको कठोर देना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी हड़क जाए और अन्य लोग भी समझ जाए कि राज्य के विरुद्ध काम करने का नतीजा क्या हो सकता है। अधीनस्थों के प्रति क्रूर आचरण नहीं होना चाहिए, जनता के प्रति भी क्रूर आचरण नहीं होना चाहिए और अधीनस्थों के प्रति भी क्रूर आचरण नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही बात कन्फ्यूशियस ने सम्राट के लिए कही। क्रूर आचरण किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है, क्रूर आचरण राजा का होना ही नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचारों का बहुत विस्तार से यहाँ उल्लेख किया और आपको समझाने का प्रयास किया, और मैं समझता हूँ कि आपके काफ़ी हद तक समझ में आया भी होगा। आगे की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हो सके तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।